फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा वीडियो बैलेंस शीट पर जो बने हैं वीडियोस, उसकी श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। और पिछले दो वीडियोस में आपको बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं समझता हूँ आज जो और कुछ चीज़ें बची हैं वो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें भी बहुत से MCQs क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं और ये आपके JIIB एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और समझना है। आंसर्स मैं बताते हुए आगे चलूँगा ही। ये कुछ फिगर्स हैं, एक बैलेंस शीट से रैंडमली पिकअप की गई हैं एज ऑन 31 मार्च 2017। डेट आप 22 भी इसको मान सकते हैं। और इसके बेस पर हमने कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। इसमें हर आइटम को आपको ध्यान से पढ़ना है। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें सारी फिगर्स आपके आंसर्स के लिए रेलेवेंट नहीं होती हैं। इसमें भी हो सकता है कोई एक दो फिगर आपके यूज़ में ना आए, लेकिन जो मेन फिगर्स हैं, जो आपके फॉर्मूले में अप्लाई होती हैं, जो आपको प्लस माइनस करने में, कैलकुलेशन में यूज़ होती हैं, वो सब आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। तो बैलेंस शीट की फिगर्स स्टार्ट होती हैं विद ट्रेड रिसीवेबल्स 50,000, ट्रेड पेएबल्स 30,000, बिल्डिंग 90,000, शेयर कैपिटल 1 lakh, बैंक लोन 40,000, इन्वेंट्रीज 10,000, कैश 20,000, रिजर्व्स 50,000, इंटेंजिबल एसेट्स 30,000, इक्विपमेंट्स 40,000 एंड रिटेन्ड अर्निंग्स 40,000। तो इन फिगर्स में से मैं दो फिगर्स पर विशेष रूप से कमेंट करना चाहूँगा। एक है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री शब्द का प्रयोग मैंने पिछले वीडियो में शायद नहीं किया है, अगर किया है तो मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इन्वेंट्रीज हियर मीन्स स्टॉक्स। जो स्टॉक्स होते हैं उनका दूसरा नाम, दूसरे टर्म से भी हम उनको रेफर कर देते हैं, और वो है इन्वेंट्रीज। और एक यहाँ पर आया रिटेन्ड अर्निंग्स। और रिटेन्ड अर्निंग्स भी मैंने पिछले वीडियो में अभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर रिटेन अर्निंग्स आर दी पार्ट ऑफ आवर रिजर्व्स। ये वो बैलेंस है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, यानी ये रिटेन्ड प्रॉफिट है जो बिलोंग करता है हमारे फर्स्ट कैटेगरी को, जिसमें पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स और उसी के साथ में ऐड हो जाती हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये दो टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओनर्स इक्विटी। और वेरी फर्स्ट वीडियो में अगर आप जाएंगे तो मैंने आपको ओनर्स इक्विटी, ओनर्स फंड्स, नेटवर्थ, ओनर्स और शेयर होल्डर्स फंड्स कंपनी के केस में ये सब चीज़ें बताई थी कि ये एक ही नाम से जानी जाती हैं। ओनर्स इक्विटी ऑल्सो हियर मीन्स द नेटवर्थ, जिसमें आपको निकालना है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। और इसके हिसाब से अगर हम पीछे वाली स्लाइड पर नज़र डालें तो इसमें हमारा जो रिजर्व्स हैं 50,000 हैं, शेयर कैपिटल 1 लाख है, तो 1,50,000 तो ये हो जाता है, और रिटेन्ड अर्निंग्स 40,000 हैं। बाकी चीज़ें आप देखेंगे तो वो हमारी नेटवर्थ या ओनर्स इक्विटी का पार्ट नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स, पेएबल्स, बिल्डिंग्स ये पार्ट नहीं है। लोन, इन्वेंट्रीज, कैश ये भी पार्ट नहीं है। इंटेंजिबल एसेट, इक्विपमेंट नहीं पार्ट हैं। तो यही तीन आइटम बचते हैं। शेयर कैपिटल 1 लाख, रिजर्व 50,000 एंड रिटेन्ड अर्निंग्स 40,000।
Obviously, the answer to this question is 1,90,000. So the answer is B. टोटल करंट एसेट्स आप आसानी से निकाल सकते हैं. फिर एक नज़र डाल लीजिए. हमारे पास करंट एसेट्स में हैं इन्वेंट्रीज 10,000, कैश 20,000. तो हमारे पास तो ये 30,000 के करंट एसेट्स हैं. ट्रेड रिसीवेबल्स भी करंट एसेट्स हैं. जैसे बिल्स रिसीवेबल होता है तो 30,000 प्लस 50,000 80,000 इसका आंसर होना चाहिए. ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके बाद इन्वेंट्रीज, उसके बाद कैश, और इसमें हमारे करंट एसेट का पार्ट नहीं है. सो द आंसर इज ट्रेड रिसीवेबल्स 50 प्लस कैश 20 प्लस इन्वेंट्रीज 10 यानी 80,000. So answer to this question is total current assets 80,000. आगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट में जाते हैं. What is the current ratio? तो इसमें आपको करंट लायबिलिटीज़ देखना पड़ेगा. करंट लायबिलिटीज़ के लिए मैं फिर वापस जा रहा हूँ वहीं पर. करंट लायबिलिटीज़ अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ट्रेड पेएबल्स हैं 30,000 के, बैंक लोन है. अब इसको टर्म लोन ट्रीट करना है हमने, तो ये करंट लायबिलिटी नहीं है. तो हमने ट्रेड पेएबल्स को रखा 30,000 करंट लायबिलिटी, और इसमें करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट नहीं है. तो 30,000 करंट एसेट हमारे थे. इसमें 80,000 क्यों करंट एसेट में था, ट्रेड रिसीवेबल्स था, कैश था और इन्वेंट्रीज थे 80. तो 30,000 और 80,000 का रेशियो आप निकालेंगे तो आपको इसमें नज़र आएगा 8:3, 80,000 to 30,000. तो आंसर इज बी. व्हाट इज क्विक रेशियो? क्विक रेशियो इज, ये नया रेशियो है, ध्यान से सुनिए और समझिएगा. क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़. करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास 30,000 की हैं और करंट एसेट्स हमारे पास थे टोटल 80,000, और इसमें से मैंने स्टॉक्स घटा देने हैं. तो इन्वेंट्रीज थी 10,000, तो मेरे पास बचे 70,000. 70,000 divided by current assets minus stocks divided by current liabilities is your quick ratio. तो इसमें आपके बच गए 70,000 current assets divided by 30,000. तो 7:3 is your quick ratio. क्विक रेशियो का दूसरा नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो, और इसका एक और नाम होता है दैट इज लिक्विडिटी रेशियो. तो जो अगर आप देखेंगे क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ये तीनों हम एक ही फार्मूले से निकालते हैं. करंट एसेट्स माइनस स्टॉक्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. एंड व्हाट इज कैश रेशियो? कैश डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. तो कैश मेरे पास कितना था, वापस देख लेते हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं. आपको ऐसे सामने नज़र आएगा एग्ज़ाम में. ये कैश है हमारे पास 20,000, करंट लायबिलिटीज़ थी हमारे पास 30,000. तो 20,000 डिवाइडेड बाई 30,000, तो मेरा कैश रेशियो आ जाता है 2:3. 20,000 divided by 30,000. So answer is C. अब ये क्वेश्चन उस बैलेंस शीट से कितना रिलेट करता है इसको चेक करते हैं. When a company purchases goods but does not pay its supplies immediately, are recorded as, and record them as. Any question is, when a company purchases goods
but does not pay immediately to its suppliers and record them as trade payables or creditors, account receivables or debtors, current liabilities, accumulated liabilities. So the answer to this question is trade payables or creditors, because you are getting credit from your suppliers. You are buying on credit, so they are your creditors. Or these are trade payables for you which you have to repay. और ये करंट लाइबिलिटीज होते हैं, उसका पार्ट होते हैं. यही टोटल करंट लाइबिलिटी होते हैं ऐसा नहीं है. इट इज़ ए पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज. Question number 7. Normally an asset account shows at credit balance, at debit balance, both debit and credit balance, none of these. Here you have to understand, जो भी एसेट अकाउंट होता है always mind it, will show a debit balance in your जनरल लेजर अकाउंट. क्योंकि जब भी कोई मशीन आप परचेज करते हैं, दैट अकाउंट इज डेबिटेड. शे मशीन इज परचेज, machine account debited too, so the balance in machine account will be in debit. Similarly, if there is land building, land account, building account to cash, so the balance in these accounts always debit. आप अपने बैंक में देखिए, हमारे जो एसेट्स हैं वो हैं लोन्स एंड एडवांसेस. कैश क्रेडिट देखिए, डिमांड लोन देखिए, टर्म लोन देखिए, ओवरड्राफ्ट देखिए, हर एक एसेट अकाउंट में आपको डेबिट बैलेंस मिलेगा, कहीं पर भी क्रेडिट बैलेंस नहीं मिलेगा. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डेबिट बैलेंस. क्वेश्चन नंबर 8. गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ब्रांड वैल्यू, लाइसेंसेज एटसेट्रा आर, you are now well aware, these are known as intangible assets. Next question. Which two of the following, mind it, question ऐसे भी आते हैं एग्जाम में. Which two of the following are the current assets? Balance in PPF account, inventories, trade receivables, trade payables. So trade payables आपका liability है, एंड बैलेंस इन PPF अकाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. और मैंने करंट एसेट की डेफिनेशन आपको बता रखी है. एनी एसेट विच इज़ आइदर कैश और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इज ए करंट एसेट. यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बी एंड सी. इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, दीज टू आर द करंट एसेट्स. नंबर 10. विच two of the following, again the same pattern, which two of the following are the non-current assets? So shareholders equity asset ही नहीं है, liability है. मशीनरी asset है, और रिजर्व्स अगेन liability है, और ट्रेडमार्क्स भी asset हैं. तो जो नॉन करेंट एसेट हैं वो यहाँ पर हैं मशीनरी एंड ट्रेडमार्क, बी एंड डी. मशीनरी फिक्स एसेट्स है और ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट है, इसलिए बी एंड डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है. विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द करेंट लाइबिलिटीज? सो यू विल फाइंड ट्रेड पेएबल्स करेंट लाइबिलिटी, रिसीवेबल एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है. टैक्सेस पेएबल अगेन ये आपका करेंट लाइबिलिटी है, क्योंकि ये टैक्सेस को आप डेफर नहीं कर सकते हैं, आपको पे करना ही करना है. और टर्म लोन आपने लिया हुआ है तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ये करंट लाइबिलिटी नहीं है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए एंड सी. बोथ दीज आइटम्स आर करंट लाइबिलिटीज. नंबर 12. विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन करंट लाइबिलिटीज? अब नॉन करंट लाइबिलिटीज को देखना है. नॉन करंट में आएगा आपका शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी है, आंसर यस. नॉन करंट है, आंसर यस. Bank term loan is a term liability, not a current liability. It is non-current again. Trade payables are current liabilities. So answer to this question is A and B. Investment in associate companies, ये investment आपका again asset category में चला जाएगा. तो आंसर इज शेयर कैपिटल एंड बैंक टर्म लोन, दोनों लाइबिलिटी हैं और दोनों नॉन करेंट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13. व्हाट इज कैश प्रॉफिट?
कैश प्रॉफिट की डेफिनेशन मैंने कल आपको बताई थी, जस्ट रिपीट कर देता हूं. नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन इज योर कैश प्रॉफिट. तो और ऑप्शंस आपके रेलेवेंट नहीं बनते हैं. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन मीन्स चॉइस बी, ऑप्शन बी. लेट अस प्रोसीड. व्हाट इज कैश लॉस? ये भी मैं आपको बता चुका हूं. सो इट इज नेट लॉस माइनस depreciation. It is A, option A, net loss minus depreciation. Number 15, what is debt service coverage ratio? Here I will try to explain. Debt service coverage ratio is an important ratio. ये रेशियो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुआ है, पूछा गया है. अब इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका एक फार्मूला है, आप मेरे को ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिएगा. इसमें आता है नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स. इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पार्ट है. I am repeating the formula. It is net profit plus depreciation plus interest on long-term credits divided by installment of principal amount plus interest on long-term credits. और ये हम निकाल लेते हैं. यहाँ पर जो कैश प्रॉफिट है जिसमें नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन आ गया, ये आपको अवेलेबल होता है टू सर्विस योर डेट. और एक बात इस रेशियो के बारे में और समझ लीजिए, क्योंकि ये रेशियो हम टर्म लोन जब किसी को सेंक्शन करते हैं तो कैलकुलेट किया जाता है. और टर्म लोन सेंक्शन किया जाता है फॉर 5 ईयर्स, फॉर 7 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, और ये उतने ही पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है. ये ऑलवेज प्रोजेक्शंस पर यानी प्रोजेक्टेड फिगर्स पर ही कैलकुलेट किया जाता है, एक्चुअल फिगर्स पर नहीं होता है. तो ये आपको अच्छी तरह समझना है. बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता रहता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज डिविडेंड यील्ड रेशियो. So DYR, in short DYR is dividend paid on each share. B, DYR is equal to dividend per share divided by market price per share multiplied by 100. This is the correct choice or correct answer of question number 16. Dividend yield ratio is dividend per share divided by market price per share multiplied by 100, and you will get the answer in परसेंटेज टर्म्स. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा आगे, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा. तो बाकी ऑप्शंस मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूं टू मेक द वीडियो शॉर्ट. अभी ये 17 है, द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 40 पर शेयर. उसी को मैं रिलेट कर रहा हूं पिछले क्वेश्चन 16 को. डिविडेंड पर शेयर इज 40 रुपीज़ एंड मार्केट प्राइस इज 400. What would be the dividend yield ratio? So in this case 40 divided by 400 into 100, so answer is 10%. 40 divided by 400 into 100, answer is 10%. Question number 18, how to compute cost of goods sold. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपकी बुक में भी बड़ा अच्छा एक फार्मूला दिया हुआ है, वहीं से मैंने आपको ये लिया है, और इस पर भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक्स प्लस परचेजेज प्लस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज चॉइस बी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस कैरियज एंड फ्रेट, दीज आर रिलेटेड टू परचेजेज, प्लस वेजेज, लेबर चार्जेस एट्सेट्रा. मैंने इसको क्लब कर दिया है, आपकी बुक में भी क्लब किया हुआ है. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हम यूज़ भी करते हैं
for calculating stock turnover ratio. Cost of goods sold divided by, what is stock turnover ratio? So cost of goods sold divided by average inventory, stocks divided by average sales divided by stock, sales divided by debtors. ये सब आपके रिलेवेंट है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज योर करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 19. Come to question number 20. Higher stock turnover ratio indicates. Higher stock turnover ratio क्या इंडिकेट करेगा? ब्रिस्क सेल्स, यानी स्टॉक आपके पास रुकता ही नहीं है, बस स्टॉक बना और बिक गया, बना और बिक गया. तो बड़ी ब्रिस्क सेल्स होती है, फास्ट. इसमें स्टॉक बहुत फास्ट मूव करता है व्हेन स्टॉक टर्न ओवर रेशियो इज हाई. और जस्ट अपोजिट टू इट, क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन टर्नओवर इज लो इट इंडिकेट्स लोअर सेल्स, यानी यार स्लो मूविंग इन्वेंट्री. तो आंसर इज बी एंड सी, लोअर सेल्स एंड स्लो मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक्स. तो ये वीडियो देखने के बाद भी आपको इस वीडियो में कुछ और नई चीज़ें क्लियर हुई होंगी. और इसी सीरीज़ में बहुत जल्दी मेरा एक वीडियो और आएगा, उसमें मैं आपका एंटायर बैलेंस शीट को कवर कर दूंगा. और आप अगर ये सारे वीडियोस को ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेरी भेज दीजिए. आफ्टर दोज एक्सप्लेनेशंस आपके एग्ज़ाम में बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, आप 100% उसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे, ये मेरी गारंटी है. So I will conclude my video at this stage with a request. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel जिन्होंने अभी तक नहीं किया है. Also send your beautiful comments in the comment box. Or please also do not forget to press the bell icon button so that you get my video notifications in time. ये एग्ज़ाम का तैयारी का समय चल रहा है, मिशन नवंबर 2022. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ. थैंक यू.